साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले कई सत्रों से लगभग 2 सत्र तो हो ही गए होंगे, हम मुक्तिबोध पर बात कर रहे हैं। हमने उनके जीवन परिचय, कृति परिचय के विषय में जाना सबसे पहले। उसके बाद हमने उनकी ब्रह्म राक्षस कविता के विषय में जाना, उसकी व्याख्याएं समझी और आज ये तीसरा सत्र है मुक्तिबोध पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ब्रह्म राक्षस कविता पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कुछ पिछली परीक्षाओं के प्रश्न भी शामिल किए गए हैं और कुछ नए प्रश्न विषय वस्तु पर आधारित भी बनाए गए हैं, ताकि विषय वस्तु को आप अच्छी तरह समझ सके। उम्मीद करती हूं कि ब्रह्म राक्षस कविता आपको अब तक अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म राक्षस कविता से संबंधित असत्य कथन है। से यहां रह गया है टाइप में, से जोड़ लेंगे। विकल्प है, ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की फैंटेसी शिल्प में रचित कविता है। बी है, ब्रह्म राक्षस यहाँ बौद्धिक चेतना का प्रतीक है। सी है, कथ्य के अनुरूप परिवेश का निर्माण कविता की विशेषता है। और डी है, यह कविता कवि की भूरी भूरी खाक दूल कविता संग्रह में संकलित है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है ब्रह्म राक्षस के विषय में कि ये एक फैंटेसी शिल्प में रचित कविता है। दूसरी बात, ब्रह्म राक्षस यहाँ बौद्धिक चेतना का प्रतीक है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। कथ्य के अनुरूप परिवेश के निर्माण की चर्चा हम जब हम कविता पढ़ रहे थे उस समय हम काफी विस्तार से कर चुके हैं, क्योंकि कविता प्रारंभ ही परिवेश के निर्माण से होती है, ताकि कवि उस परिवेश के माध्यम से जो बात कहना चाह रहे हैं उसे प्रभावशाली ढंग से कह सके। लेकिन ये कविता कवि की भूरी भूरी खाकदूल कविता संग्रह में संकलित नहीं है। तो यही असत्य कथन है, क्योंकि ये संकलित है चांद का मुंह टेढ़ा है संकलन में। तो अब इसका सही उत्तर हुआ डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस कविता की मूल संवेदना से संबंधित सत्य कथन है। पहला, ज्ञान व्यक्ति की संवेदनाओं को विस्तार देता है। दूसरा, बी, प्रत्येक व्यक्ति की बौद्धिक चेतना को संघर्ष से गुजरना पड़ता है। सी, अर्जित ज्ञान की सार्थकता उसे समग्र रूप में वर्तमान को सौंपने में है और यही बौद्धिक चेतना का संघर्ष है। डी, अहंकार में कैद बौद्धिक चेतना मूल चेतस को खो देती है। तो देखिए, मूल संवेदना से संबंधित सत्य कथन का जब भी हम चयन करेंगे दोस्तों, तो हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मूल संवेदना के बिंदु किस पॉइंट में, किस विकल्प में शामिल हो रहे हैं और उसी के आधार पर हम सही उत्तर का चयन करेंगे। तो देखिए, ज्ञान व्यक्ति की संवेदनाओं को विस्तार देता है, ये एक सामान्य सा कथन है, उससे कविता से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ता। प्रत्येक व्यक्ति की बौद्धिक चेतना को संघर्ष से गुजरना पड़ता है, ये सामान्य कथन भी है और ब्रह्म राक्षस कविता से संबंधित एक कथन भी है। तीसरा है, अर्जित ज्ञान की सार्थकता उसे समग्र रूप में वर्तमान को सौंपने में है और यही बौद्धिक चेतना का संघर्ष है। ये जो कथन है ये पूरी तरह से कविता की मूल संवेदना को हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। इसमें एक पक्ष है मूल संवेदना का, इसमें संघर्ष भी है, अर्जित ज्ञान की सार्थकता वर्तमान को सौंपने में है, ये मूल बात यही है जिसको लेकर इस कविता का सृजन किया गया है। तो सारी की सारी संघर्ष भी यहां है, उद्देश्य जो है अर्जित ज्ञान का वो भी यहां है और बौद्धिक चेतना की बात भी यहां है। यानी तीनों ही बिंदु कविता के जो मूल आधार हैं वो इस पॉइंट में, इस विकल्प में समाहित है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अहंकार में कैद बौद्धिक चेतना मूल तेजस को खो देती है, यह कथन भी ब्रह्म राक्षस कविता के संदर्भ में सही है, लेकिन यह भी एक पक्ष है कविता का, लेकिन ये कविता की मूल संवेदना को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने वाला कथन है। यह प्रश्न मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि आपकी पकड़ इस तरह के प्रश्नों को हल करने में मजबूत हो सके, आप कंफ्यूज ना हो कि अरे ये भी था कविता में तो ये भी था, आप कौन सा चुनूं। तो हमको क्या करना है ऐसे समय में? ऐसे समय में हमें वो विकल्प चुनना है जो कविता की अधिक से अधिक संवेदना को स्पष्ट करता है, अधिक से अधिक कथ्य के बिंदुओं को स्पष्ट करता है, और वो है सी। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न,
ब्रह्म राक्षस किस प्रकार की कविता है? फैंटेसी, आत्मान्वेषण, आत्मशोधन, आत्मविस्तार, लंबी कविता या उपर्युक्त सभी? तो देखिए, फैंटेसी शिल्प में रचित कविता है, हम पढ़ चुके एक प्रश्न में। हमने जब कविता पढ़ना शुरू किया था तो हमने चर्चा की थी कि 3 बिंदु हैं इसके। सही बात तो यह है दोस्तों कि नई कविता में ही ये तीनों बिंदु मिलते हैं। आत्मान्वेषण यानी अपनी सार्थकता की तलाश, आत्मशोधन तो उस तलाश में जो विकृतियां आए उनकी शुद्धि का प्रयत्न, आत्मशोधन, और फिर जब शुद्धि हो जाएगी तो व्यक्तित्व जब पूरी तरह से विस्तृत हो जाएगा, जो स्व के दायरे से व्यक्ति की बौद्धिक चेतना को मुक्त कर देगा, वो है आत्मविस्तार। और ये तीनों ही स्थितियां खास तौर पर आत्मान्वेषण और आत्मशोधन तो स्पष्ट रूप से मिलते हैं, लेकिन आत्मविस्तार की आकांक्षा है, यहां आत्मविस्तार की आकांक्षा है, इसीलिए ब्रह्म राक्षस संघर्ष करता है। इसीलिए मुक्तिबोध कविता के अंत में लिखते हैं, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता। क्यों? क्योंकि जो आत्मविस्तार अहंकार के कारण वह नहीं प्राप्त कर सके, जिस बौद्धिक चेतना को उन्हें वर्तमान पीढ़ी को सौंप देना चाहिए था समग्र रूप में, जो वो कार्य ब्रह्म राक्षस नहीं कर सका, उस कार्य को मुक्तिबोध करना चाहते हैं। और मुक्तिबोध ही ब्रह्म राक्षस है। ये एक विद्वान ने कहा था कि मुक्तिबोध ही ब्रह्म राक्षस है और मुक्तिबोध ही उसका जो स्व है वही उसका उर शिष्य भी है, उनका शिष्य भी है। तो स्थिति यह है कि ब्रह्म राक्षस के अपने मुक्तिबोध के अपने आंतरिक संघर्ष की अभिव्यक्ति है ये कविता। तो इसमें ये तीनों बिंदु भी मिलते हैं, लंबी कविता भी ये है। तो विकल्प सही हुआ डी, क्योंकि उपर्युक्त सभी विकल्प इस कविता के विषय में सही है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात, स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह। पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता निहित है? देखिए, इन पंक्तियों को हम वैसे तो समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं। तन की मलिनता का मतलब क्या है? घिसेगा तो शरीर ही, क्योंकि शरीर ही बाहरी स्वरूप है चेतना का, लेकिन वास्तव में वो परेशान किस मलिनता से है? उन विकृतियों से, उस मलिनता से है जो उसकी चेतना पर छा गई हैं अहंकार के कारण। उसकी शुद्धि करना है। ये तो ये तन की मलिनता को शुद्ध करने का जो प्रयत्न है ये प्रतीकात्मक है। इसके द्वारा कवि संकेत कर रहे हैं बौद्धिक चेतना की विकृतियों को दूर करने का प्रयत्न। तो तन की मलिनता दूर करने के लिए हर क्षण अपने शरीर पर जो मलिनता आ गई है, जो चेतना पर जो विकृतियां छा गई हैं, उन्हें पाप छाया, पाप का मतलब पाप का रंग काला माना गया है और मलिनता का मन भी काला माना गया है। इसलिए कह रहे हैं कि मलिनता से, विकृति से जो कालिमा छा गई है चेतना पर, उसे दूर करने के लिए दिन रात ब्रह्म राक्षस अपनी देह को घिस घिस कर साफ करता है। लेकिन विडंबना क्या है? विडंबना यह है कि ये आत्मशोधन बावड़ी के उस घिरे हुए गंदे पानी में ही हो रहा है। यदि इसे बाहरी परिवेश में लाकर स्वच्छ किया जाता तो संभवतः यह मलिनता दूर हो गई होती, क्योंकि अहंकार समाप्त हो गया होता। मूल मलिनता यहां क्या है? ब्रह्म राक्षस की अहंकार। तो इन पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? आत्मान्वेषण, आत्मविस्तार, आत्मशोधन या आत्मस्तुति? तो देखिए, यहां स्वच्छता को स्वच्छ करने के लिए देह घिस रहा है, यानी कि आत्मशोधन विकल्प यहां पर है। तो आंसर होगा इसका सी। अगला प्रश्न, पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई, पंक्ति में कवि किस ट्रेजेडी की ओर संकेत कर रहे हैं? विकल्प है अर्जित ज्ञान को समग्र रूप में वर्तमान को न सौंप पाने की ट्रेजेडी, अंतः संघर्ष की ट्रेजेडी, शोषण और दमन की ट्रेजेडी या सत्य को न जान पाने की ट्रेजेडी। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अर्जित ज्ञान को समग्र रूप में वर्तमान को न सौंप पाने की ट्रेजेडी की ओर यहां संकेत किया गया है। और ये अर्जित ज्ञान समग्र रूप में वर्तमान को क्यों नहीं सौंपा जा सकता? क्योंकि ये ट्रेजेडी यानी ये अर्जित ज्ञान कहां अड़ गया है? बावड़ी में, यानी एक शास्त्रीय ज्ञान के दायरे में कैद होकर रह गया है। उसे वर्तमान की कसौटी पर कसा नहीं गया है, उसकी प्रासंगिकता को तलाश नहीं किया गया है, और यही कारण है कि वो वर्तमान को नहीं मिल पा रहा। अपने परंपरागत और रूढ़िबद्ध संस्कारों में इतना जकड़ी हुई है बौद्धिक चेतना कि वो अहंकार से बाहर निकल पा ही नहीं रही है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई, पंक्ति में ज्योति का संकेत है। विकल्प है अहंकार, ज्ञान, संघर्ष या बौद्धिक चेतना। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उस ज्योति
शब्द के माध्यम से कवि ने बौद्धिक चेतना की ओर संकेत किया है, जो बौद्धिक चेतना अपने अर्जित ज्ञान को अहंकार के कारण सुपुर्द नहीं कर पाती वर्तमान को। तो उसी बौद्धिक चेतना के सोने की बात यहां कही गई है। तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, रिक्त पंक्ति लिखिए। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, पंक्ति खाली है, संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है उसकी चेतना का स्रोत, उसकी वेदना का स्रोत, उसकी आत्मा का श्लोक या पूर्ण रूप से सांस रोक। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह खाली स्थान पर कविता की जो पंक्ति आएगी वो है उसकी वेदना का स्रोत, यानी पंक्ति होगी जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? केवीएस पीजीटी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है बुद्धिजीवी, पूंजीपति, निम्न वर्ग या सर्वहारा वर्ग। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है ब्रह्म राक्षस। तो आंसर होगा ए। आगे चले। एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव, पंक्ति अभिव्यंजक है। विकल्प है बौद्धिक चेतना के संघर्ष की, सफलता असफलता की, मुक्ति के प्रयास की और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यहां ये जो पंक्तियां हैं ये बौद्धिक चेतना के संघर्ष की प्रतीक हैं, क्योंकि यहां क्या कहा गया है कि बौद्धिक चेतना क्या प्रयत्न कर रही है? बौद्धिक चेतना अपने उस परंपरागत दायरे से, जो अर्जित ज्ञान है उसके और अहंकार के दायरे से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है, क्योंकि सीढ़ियां हैं वहां और उन सीढ़ियों पर वो उतरती है, चढ़ती है, फिर उतरती है। क्यों उतरती है? क्योंकि अहंकार आड़े आ जाता है। उसके बाद वो फिर से अपने आप को तैयार करती है, फिर चढ़ती है, लेकिन फिर अहंकार के वशीभूत होकर के लुढ़क जाती है, उसके पैरों में मोच आ जाती है, यानी उसकी चेतना क्षत विक्षत हो जाती है, और उसकी छाती पर अनेक घाव हो जाते हैं। यानी ये संघर्ष कैसा संघर्ष है? ये संघर्ष छद्म संघर्ष है। एक विद्वान ने कहा भी है कि ये वास्तव में एक छद्म संघर्ष है, क्योंकि ये व्यक्ति किसी और बाहरी वस्तु से संघर्ष नहीं कर रहा, बल्कि अपने अंतर्मन से, अपनी चेतना से ही संघर्ष कर रहा है। तो बौद्धिक चेतना के संघर्ष की अभिव्यंजक हैं ये पंक्तियां। हाँ, इसमें चढ़ना उतरना, चढ़ना लुढ़कना, ये सफलता असफलता का संकेतक है, लेकिन इससे भी अधिक उत्तर सही है बौद्धिक चेतना के संघर्ष की, क्योंकि संघर्ष में सफलता असफलता सब कुछ समाहित हो गया है। मुक्ति का प्रयास कर रहा है, वो भी यहां बात सही है, लेकिन ये दोनों कथन आंशिक हैं, आंशिक सत्य, पूर्ण सत्य है ये संघर्ष। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध स्वयं ही ब्रह्म राक्षस थे और स्वयं ही ब्रह्म राक्षस के शिष्य भी थे। वे एक ज्ञान पिपासु की तरह है। मुक्तिबोध भी ज्ञान का अर्जन करके उसे समग्रता में दूसरे तक समर्पित करने के लिए लालायित रहे। मुक्तिबोध के विषय में यह कथन किसका है? विकल्प है नामवर सिंह का, श्रीकांत वर्मा का, रामविलास शर्मा का या बच्चन सिंह का। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह कथन है श्रीकांत वर्मा का, जिन्होंने एक साहित्य की डायरी का प्रकाशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, कवि ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य बनने की लालसा क्यों व्यक्त करते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए, उसकी पीड़ा को अनुभव करने के लिए, उसके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए या यश प्राप्त करने के लिए? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कवि स्वयं अंत में कहते हैं कविता के कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, ताकि उसके सभी वेदना के स्रोत, उसके कार्यों को संगत निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं, पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं, यानी वो उसके उस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए लालायित हैं, बेचैन हैं। तो आंसर इसका होगा सी। अगला प्रश्न, वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई, पंक्ति में किस ट्रेजेडी की ओर संकेत किया गया है? ज्ञान प्राप्ति की, पीड़ा को अनुभव करने की, अर्जित ज्ञान की कैद की, यश प्राप्ति की अपूर्ण लालसा की? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बावड़ी में अड़ने का मतलब ही है कैद,
यदि बावड़ी में अड़ा नहीं होता अर्जित ज्ञान तो समग्रता से वर्तमान के सुपुर्द हो जाता। विकृतियां होती ही नहीं, क्योंकि तब कवि आत्मचेतस से विश्व चेतस बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो ये वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई, ये पंक्ति है अर्जित ज्ञान की कैद की संकेतक। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। पंक्तियों में ब्रह्म राक्षस की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? अहंकार, आत्मज्ञान, आत्मसंघर्ष या उदारता। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अहंकार है उसको अपने ज्ञान गुरु होने का। और यही कारण है कि जब सूर्य की और चंद्रमा की भूली भटकी किरणें बावड़ी की दीवार को स्पर्श करती हैं, उस पर झलकती हैं, तो उसे लगता है कि सूर्य उसकी वंदना कर रहा है, चांदनी उसे ज्ञान गुरु मान रही है, तो उसका अहंकार पुष्ट होता है। तो आंसर होगा इसका ए। अगला प्रश्न, ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस नहीं है, बिंब, मिथक, प्रतीक, फैंटेसी। तो देखिए, फैंटेसी तो वो है ही, प्रतीक भी वो है क्योंकि बौद्धिक चेतना का प्रतीक है, मिथक वो इसलिए है क्योंकि बच्चन सिंह ये मानते हैं कि ये लोक ब्रह्म राक्षस लोक जीवन से लिया गया मिथक है। तो ऐसी स्थिति में ये मिथक भी है, लेकिन ये बिंब नहीं है। क्या होते हैं बिंब? साहित्य में जब शब्दों के द्वारा कवि ऐसा वर्णन प्रस्तुत करते हैं कि जो वर्णन वे कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा दृश्य उतनी ही जीवंतता के साथ हमारे सामने यानी पाठक के सामने साकार हो जाता है, उसे कहते हैं बिंब। इस पर भी किसी सत्र में बिल्कुल अलग से चर्चा करेंगे। बिंब, प्रतीक, मिथक और फैंटेसी, ये चारों आधुनिक काव्य को, खासतौर से नई कविता को समझने के लिए जानने बहुत जरूरी है। तो ये ब्रह्म राक्षस यहां बिंब नहीं है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मनोहर हरि कोहनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत, वे ध्वनियां पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, रूपक, मानवीकरण, उदाहरण, दृष्टांत। तो दोस्तों देखिए, मनोहर हरि कोहनी टेक, कोहनी पहली बात तो टगर जो है, टगर बेल का नाम है, लता का नाम है, और उसके हाथ पैर और नहीं होते, केवल शाखाएं होती हैं। यानी कोहनी को टेक कर सुनने की बात क्या है? एक मानवीय गुण है। तो ऐसी स्थिति में मानवीकरण अलंकार यहां पर हो गया। कौन सुन रहे हैं कोहनी टेक करके? टगर के पुष्प तारे श्वेत, जो सफेद रंग के उसके फूल हैं, फूल रूपी जो तारे हैं, यानी रूपक अलंकार भी हो गया, वे सुन रहे हैं उस बात को, किसकी? ब्रह्म राक्षस की बात को। तो यानी रूपक और मानवीकरण अलंकार है। आंसर हो गया हमारा सी। अगला प्रश्न, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव, पंक्ति में चित्रित है ब्रह्म राक्षस का अहंकार, ब्रह्म राक्षस का ज्ञान, ब्रह्म राक्षस का संघर्ष, ब्रह्म राक्षस की श्रेष्ठता। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये रिपीट हो गया है शब्दों के परिवर्तन से, लेकिन कोई बात नहीं, ब्रह्म राक्षस का संघर्ष यहां चित्रित हुआ है। तो आंसर इसका होगा सी। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने ब्रह्म राक्षस पर आधारित लगभग 16 प्रश्नों पर बात की, और इन प्रश्नों के जरिए हमने ब्रह्म राक्षस के मूल कथ्य को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करती हूं कि जब हमने ब्रह्म राक्षस कविता की व्याख्या की थी, उसे समझा था, उसके कथ्य को जाना था, उसी समय आपके पास इन प्रश्नों के हल तैयार हो गए होंगे। तो ये सत्र तो एक तरह की औपचारिकता मात्र है, क्योंकि आप यदि ब्रह्म राक्षस कविता को पिछले सत्र में ही समझ चुके हैं तो ये प्रश्न आपको लगेगा बहुत सरल है। अगले सत्र के इंतजार में रहिए।